हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, और लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा। हमने एलिमेंट्स का एनालिसिस पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, इन सब के बारे में पढ़ा। अब देखिए, अब हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? प्रोटीन्स बने हुए अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमीनो एसिड। ठीक है। अब पानी के बाद, यानी कि वाटर वॉज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन सेल्स, ओके, इन लिविंग सेल्स। आफ्टर वाटर इट वॉज द प्रोटीन that is most abundant compound in protoplasm 7 to 14%। ठीक है। तो पहले नंबर पे पानी, दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन जो है हेट्रोपोलिमर्स है ऑफ अमीनो एसिड। हेट्रोपोलिमर मींस प्रोटीन बने तो अमीनो एसिड के, पोलीमर्स हैं अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर एक प्रोटीन बनाते हैं। अलग अलग प्रोटीन जो प्रोटीन है उसमें अलग अलग अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन बनाता है, जुड़कर एक चेन बनाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन। ठीक है। होमोपोलिमर्स नहीं होते हैं कि सारे सेम ही अमीनो एसिड्स हैं, तो अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं उनका एक सीक्वेंस और चेन बनता है जो कि बनाता है अमीनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन्स। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास अमीनो एसिड है, अल्फ़ा कार्बन है जिसके ऊपर एक H है, अल्फ़ा ग्रुप है, भले वो अल्फ़ा ग्रुप में HCH3 अलग अलग हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। एक अमीन ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, और एक हमारे पास था एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो एक का एसिड वाला पार्ट और दूसरे का अमाइन ग्रुप वाला पार्ट, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जैसे कि मान लीजिए ये था और इधर से ये था, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उनके बीच में बनता है एक बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम मोर देन 50 अमीनो एसिड्स कंबाइन करके पूरा एक प्रोटीन का चेन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। तो मोर देन 50 अमीनो एसिड कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन जो है हमें अलग अलग स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है क्या है, बस एक स्ट्रेट चेन है। अमीनो एसिड जो है सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड बना हुआ है। ठीक है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स के बीच में। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें सिर्फ उसके अमीनो एसिड की पोजीशंस और सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमें एक कौन सा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलता है, वो है इंसुलिन चेन। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हमें मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ अमीनो एसिड्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बन जाते हैं, जो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अमाइड ग्रुप का। ठीक है। उनके बीच में देखो, यहाँ से हम एक ही चेन है पूरा। ठीक है। अब इधर से जो एसिड ग्रुप है उनका तो ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन, इनके बीच में हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो सिर्फ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं विद अमीनो, जो अमाइड बॉन्ड बनाया था, पेप्टाइड बॉन्ड जो हमने बनाया था। ठीक है। फाइबर जैसा अपीयरेंस दे रहा है, फाइबरस अपीयरेंस होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। अब इसमें भी हमें दो मिल सकते हैं, एक तो हमारा अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, एक तो राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। ठीक है। राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। दूसरा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक ही चेन है उसके अमीनो एसिड्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है आपको, दो अमीनो एसिड सेम चेन के उनके बीच में। अब हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का हमारे पास एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन। दूसरा जो बीटा प्लेटेड शीट है, इसमें होता क्या है, प्रोटीन्स जो है वो जिगजैग में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो है मॉलिक्यूल्स वो जिगजैग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूल देखो, एक चेन और दूसरा चेन,
तो आपको उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन जो होता है। अब बीटा प्लेटेड शीट में भी ना हमें दो टाइप की शीट देखने को मिल सकती है, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब मान लीजिए एक का कार्बन इधर है, दूसरे नाइट्रोजन, उसी का ही नाइट्रोजन ग्रुप दूसरे एंड पे, ठीक है, प्रोटीन में कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड, और दूसरे वाली का जो दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोटीन है उसका नाइट्रोजन एंड कार्बन। पैरेलल है बट पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, ठीक है। कार्बन टर्मिनल जो है, एंड जो है एक सेगमेंट का, वो दूसरे के एंड टर्मिनल के साथ साथ चलता है, ठीक है। वहीं पे पैरेलल शीट में होता है क्या, कार्बन नाइट्रोजन एंड, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड, तो सेम, या तो नाइट्रोजन और कार्बन जो है सेम डायरेक्शन में चलते हैं, वो हो गया पैरेलल, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी इसमें होता क्या है, प्रोटीन में थोड़ी सी और ज़्यादा फोल्डिंग हो गई और हमें एक ऐसा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे होलो वुलन बॉल हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक तो ये 3D जैसा दिख रहा है आपको, 3D स्ट्रक्चर बन गया है। साथ में ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं ना इसी में ही फंक्शनल होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। हमको देखने को मिलते हैं ऐसे ग्रूव्स, ये हो गया, ऐसे ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन ग्रूव्स को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पर आकर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता अगर एंजाइम्स है, ठीक है, तो ये ग्रूव्स जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए। इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए सेकेंड स्ट्रक्चर में, साथ में क्या आ गए, अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ गए हैं, देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ गए हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आ गए हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आ गए हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बन गए हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस आ गई हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, एग्जांपल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो टर्सरी स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं। अब वो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ आते हैं, ठीक है, एंड यूनाइट बाय डिफरेंट बॉन्ड्स, और एक अलग अलग बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, वो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे हीमोग्लोबिन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आई हमारे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और साथ में वो अलग अलग बॉन्ड्स के इंट्रैक्शंस के हेल्प से एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गई और बनाती है एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस की बात करें, जैसे हमारे पास कोलाजन प्रोटीन हो गया। कोलाजन प्रोटीन हमें कहाँ मिलता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के में मिलता है। हमारा ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन जो है वो भी हमारा एक प्रोटीन है, वो हार्मोन है। हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती है इम्यून सिस्टम में, जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ फाइट करने में हेल्प करती है, वो भी प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन्स की बनी हुई। हमारे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर हो गए जो कि सेंसरी रिसेप्शन में हेल्प करते हैं, वो भी प्रोटीन्स है। हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूट4 जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में सेल्स में हेल्प करता है, वो भी प्रोटीन है, ठीक है। अब हमारे पास प्लांट्स में हमें एक और एंजाइम देखने को मिलता है, रुबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये पूरे बायोस्फीयर का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, पूरे बायोस्फीयर की। अगर सिर्फ एनिमल वर्ल्ड की बात करें, सिर्फ एनिमल्स में, तो कोलाजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास था न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही न्यूक्लिक एसिड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजिनस बेस, 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, एक पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, 3 कंपोनेंट है। अब यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में जुड़कर एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, ओके, और न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। अब तीनों कंपोनेंट की हम लोग बारी बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुगर की बात करते हैं, जो हमने बोला था ना पेंटोज शुगर। देखिए हमारे पास 2 टाइप की शुगर मिल रही है यहाँ पर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, 5 कार्बन शुगर्स है दोनों। राइबोस हमारे पास प्रेजेंट होता है आरएनए में, और वहीं पर डीऑक्सीराइबोस हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए में, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 कार्बन्स।
रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा था ना, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए वाले यानी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे आपको डिफरेंस मिलेगा। डीऑक्सी राइबोस जो है उसमें एक ऑक्सीजन कम है विद रिस्पेक्ट टू राइबोस सेकेंड एस पोजिशन पे, सेकेंड कार्बन पर, इसलिए डीऑक्सी राइबोस। अब जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट था वो था नाइट्रोजनस बेस। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है, दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन्स। प्यूरिन में हमें मिलता है एडेनिन, ग्वानिन, वहीं पे पायरेमिडिन मिलता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर रिंग है, मैंने कार्बन नहीं बोला, मेंबर रिंग। ठीक है, उसमें हमें फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजिशन पर देखिए 9 मेंबर रिंग है, 9 मेंबर रिंग है, फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजीशन पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। और इनमें से भी जो इधर ये 9th वाला नाइट्रोजन है वो हमारा शुगर के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करने वाला है, पेंटोज शुगर के बाद। वहीं पायरेमिडीन जो है उसमें हमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन देखने को मिलते हैं। 6 मेंबर रिंग है, नॉट कार्बन बोल, 6 मेंबर्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। प्यूरिन जो हमारे पास दो बोले थे हमने, एडेनिन एंड ग्वानिन। देखिए एडेनिन होता क्या है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, उसमें आपको 6th पोजीशन पर एक अमीनो ग्रुप और देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग 6 अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं। वहीं पे ग्वानिन जो है वहाँ पे आपको 2 अमीनो, सेकेंड पर अमीनो ग्रुप और 6th पर एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अब पायरेमिडीन की हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट पायरेमिडीन है साइटोसिन, उसमें देखिए 2 ऑक्सी, इसको और इसको कंपेयर करके चलते हैं, सेकेंड पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरेमिडीन। ठीक है, थाइमिन की हम लोग बात करें तो 2 4 डाई ऑक्सी, 2 4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पायरेमिडीन। ठीक है, यूरेसिल जो है उस पर सिर्फ आपको 2 4 डाई ऑक्सी, 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडीन मिलता है। 5th पोजीशन पर मिथाइल नहीं है, थाइमिन में था, तो अगर मैं यूरेसिल में 5 पर मिथाइल जोड़ दूं तो वो बन जाएगा थाइमिन 5, इसलिए हम थाइमिन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में हमारे पास प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में हमारे पास प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड है। साथ में डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है, आरएनए में राइबोस। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर ही रहे थे, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट बोला, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। क्या हो अभी अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही हमने यहाँ पर जोड़े, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट ग्रुप भी ज्वाइन कर देंगे तब हम इसको बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, देखिए ये हमारे पास शुगर है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोल रहे हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। जब हमने फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया, कैसे जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में बनता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जब तीनों कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, अगर एडेनिन है और आरएनए है, राइबोस शुगर है, तो हम इसको बोलते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड को, वहीं पे न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, साइड में हम लोग सफिक्स जो लगा रहे हैं वो है INE, वहीं पर हम लोग टाइड में जो लगा रहे हैं वो है एसिड। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड, IC एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ग्वेनोसिन, ग्वेनाइलिक एसिड, साइटिडीन, साइटिडिक एसिड, ओके, यूरिडीन, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक, पर अगर डीऑक्सीराइबो शुगर है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डीऑक्सी आगे ऐड कर देना है, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, फोस्फो एस्टर बॉन्ड बना शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। अब देखिए हमने न्यूक्लियोटाइड्स बना लिया, हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जोड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पर एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड तो है ही, अब होगा क्या, पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से वहाँ पर एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है सेकेंड वाले का, जो कि 5th कार्बन के साथ अटैच है, ये 3 कार्बन के साथ। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमारे पास एक और बॉन्ड बन गया, ये भी एक और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना।
ठीक है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से था, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो पूरा बॉन्ड बना उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो हमें कुछ भी बेटा ऐसे काउंट करना होता है फ्रॉम किसी भी चीज़ की लेंथ अगर हमें काउंट करनी है तो हम लोग, या फिर वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है वो हमें अगर काउंट करना है तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट ही काउंट करेंगे ना। मान लीजिए हमारे पास ये एक चेन है, ठीक है, मुझे इसका डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो हम पहले वाले फ्री एंड पे जाएंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप का जो ऊपर वाला है वहाँ पे हमें फ्री एंड कौन सा कार्बन मिल रहा है, 5 डैश कार्बन। वहीं पे नीचे वाले का कौन सा कार्बन हमें फ्री मिल रहा है, 3 डैश कार्बन, 3 डैश OH ग्रुप। तो फिफ्थ पे तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री मिल रहा है, 3 पे OH ग्रुप फ्री मिल रहा है। इस डायरेक्शन में तो हमारा न्यूक्लियोटाइड ग्रो कर रहा है, ठीक है। पर अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड तो दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में, सॉरी न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है बॉन्ड। बॉन्ड की स्टार्टिंग कहाँ से, 3 डैश ग्रुप से, ठीक है। बॉन्ड की एंडिंग कहाँ पे है, 5 डैश कार्बन पे है। तो जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारा बन रहा है 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है 3 डैश टू 5 डैश, पर हमारा जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ग्रो कर रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है वो बन रहा है 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग एक डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारा डीएनए उसमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, राइट एंडेड ऑयलिंग है, ठीक है। डायमीटर जो है डीएनए का हमारे पास है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। अब यहाँ पे जो आपको बीच में कलर्स दिख रहे हैं ये है बेस पेयर। इन बेस पेयर्स पे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू दिस येलो, सॉरी ब्लू जो रिबन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है, और जो रिबन जैसा स्ट्रक्चर जो ब्लू में देखने को मिल रहा है ये हमारे डीएनए का बैकबोन। किससे बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट से। नाइट्रोजनस बेस तो अंदर की साइड है, तीन ही चीज़ें थी एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, शुगर, फॉस्फेट, बैकबोन। पिच की अगर हम लोग बात करें, पिच मतलब एक कंप्लीट 360 डिग्री टर्न होने तक उसका लेंथ जो है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर्स जो उसके अंदर आते हैं, बेस पेयर देखो, एक नाइट्रोजनस बेस, सेकंड नाइट्रोजनस बेस, तो कंप्लीट 1 बेस पेयर। एक नाइट्रोजनस बेस, सेकंड नाइट्रोजनस बेस, तो 1 पेयर। तो कितने, एक 360 डिग्री टर्न में हमारे पास आए 10 बेस पेयर। अब हमें टोटल लेंथ पता है, नंबर ऑफ बेस पेयर पता है, तो हम लोग वहाँ के उसके बीच का स्पेस निकाल देंगे 2 बेस पेयर के बीच का, 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता है, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं हमारे पास। अब देखिए हमें लेंथ अगर निकालना हो तो ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, लेंथ निकालना तो ये है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर अगर डबल स्टैंडर्ड भी हो तो ये बेस पेयर्स हो गया। अभी भी लेंथ तो उतना ही है ना। तो या तो नंबर ऑफ बेस पेयर हो या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं। अब ह्यूमंस में हमें पता है कि हमारे पास कितने बेस पेयर्स हैं, कितने बेस पेयर्स हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हमें पता है, तो हम पूरा लेंथ निकाल देंगे उनको मल्टीप्लाई करके। तो वहाँ से हमें लोगों को पता चला जो ह्यूमंस का डीएनए वो नियरली 2.2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।